हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बीए सेकेंड ईयर के विषय के बारे में। आज हम भारतीय इतिहास के अध्ययन स्वरूप 300 ईस्वी तक के बारे में पढ़ेंगे। हमने कुछ अध्याय पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के काल निर्धारण की विधियां। देखिए, इतिहास का काल दो चीजों पर निर्भर करता है, एक होता है सापेक्ष और एक निरपेक्ष। देखिए, हम पहली विधि पढ़ेंगे सापेक्ष विधि। अब देखिए, सापेक्ष विधि क्या होती है। इस सापेक्ष विधि में क्या होता है, तुलनात्मक अध्ययन होता है। क्या होता है? तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन होता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु से क्या करना, तुलना करना। अशिक्षित वर्ग है, उनकी जब हम कभी भी उम्र पहचानते हैं या उनकी उम्र पूछते हैं तो उसमें यह बताया जाता है कि फलाने का जब जन्म हुआ था तो उस समय तेरा जन्म हुआ था। तो यानी कि ये क्या होता है, एक तुलनात्मक अध्ययन होता है। तो इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जिसमें किसी दूसरी वस्तु से या किसी दूसरी कोई चट्टान होती है या कोई वस्तु होता है या कोई जीव होता है या पेड़ पौधा होता है, तो उससे हम क्या करते हैं, दूसरी वस्तु से उसकी कल्पना करते हैं या उससे तुलना करते हैं। तो इस प्रकार की विधि को हम क्या कह सकते हैं, सापेक्ष विधि कह सकते हैं। फिर है, इस सापेक्ष विधि के कुछ प्रकार हैं। देखिए, पहला जो प्रकार है स्त्रीकरण। सापेक्ष विधि का पहला जो प्रकार है वो क्या है, स्त्रीकरण विधि। यह क्या होती है, ये विधि सबसे क्या होती है, पहली होती है, पहली विधि या प्राचीन विधि। क्या कहलाती है? प्राचीन विधि। हमारी जो पृथ्वी का जो धरातल होता है, उस पृथ्वी के धरातल के ऊपरी स्तर पर, यानी कि जो ऊपरी हिस्सा होता है, उस ऊपरी हिस्से में पाए जाने वाली, इस ऊपरी हिस्से में क्या पाई जाती है, ये स्त्रीकरण विधि होती है, जो कि हमारी भूपृष्ठ के ऊपरी स्तर पर पाई जाती है। उसके जो अंश होते हैं, उन अंशों से हम क्या कर सकते हैं, उन चट्टानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उसका समय काल कितना रहा होगा। किस विधि के द्वारा? स्त्रीकरण विधि के द्वारा। फिर दूसरा है प्रारूप विधि, यानी कि समानता और असमानता। इस विधि को हम क्या कह सकते हैं, समानता या असमानता कह सकते हैं। देखिए कि हम देखते हैं कि किसी विशेष स्थान, मान लो कोई विशेष स्थान है या कोई किसी वस्तु में, जैसे दो प्रकार की वस्तुएं हैं जो एक ही प्रकार के, जो क्या बने हैं, एक ही प्रकार के धातु से या पत्थर से निर्मित। तो एक ही प्रकार के धातु या पत्थर से निर्मित चट्टानों या हथियार को क्या करते हैं, उनका हम परीक्षण करते हैं, उनकी जांच करते हैं कि उनका निर्माण किस प्रकार की शैलों से हुआ है या चट्टानों से हुआ है। तो इस प्रकार का परीक्षण करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रारूप विधि का, जिसमें समानता असमानता परखी जाती है। फिर तीसरी जो विधि है वो है फौना फ्लोरा विधि। क्या कहलाती है? फौना फ्लोरा विधि। अब देखिए, जीव है, जंतु है या पेड़ पौधे हैं, तो इनमें होने वाला जो विकासीय जो परिवर्तन है, जो वृद्धि है, उस वृद्धि को मापा किससे जाता है? फौना फ्लोरा विधि के द्वारा। तो यानी कि किसी भी चट्टान या किसी जीव या जंतु में होने वाला जो विकासीय जो परिवर्तन है, वो उस विकासीय परिवर्तन को हम कौन सी विधि के द्वारा माप सकते हैं? फौना फ्लोरा विधि के द्वारा। फिर है जीवाश्मी विधि। देखिए, जीवाश्मी विधि होती है किसी विशेष विधि। जीवाश्मी विधि वो होती है किसी ऐसा स्थान जहां पर कोई विलुप्त कोई प्रजाति होती है या कोई विशेष प्रजाति होती है, तो उस विशेष प्रजाति के जो कंकाल होते हैं, उस कंकाल के एक ही प्रकार के कंकाल से हम क्या कर सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसका जो जीवाश्म जो कंकाल है वो कितने वर्ष का है या कितना पुराना है। ये सभी जानकारी हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? जीवाश्म विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। फिर है फ्लोरीन विधि। अंतिम विधि है सापेक्ष विधि की अंतिम विधि है फ्लोरीन विधि। तो देखिए,
सॉरी, इसमें एक अपनी विधि रहेगी पराग परीक्षण विधि। देखिए, जो पराग परीक्षण विधि होती है कि जो फूल होते हैं या पौधे का जो ऊपरी भाग होता है, जो मध्य ऊपरी का मध्य भाग होता है, उस मध्य भाग के जो पराग होते हैं, उन परागों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उस पौधे की समय को ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समय, कि ये पौधा कितना पुराना है। ठीक है। फिर है फ्लोरीन विधि। ये अंतिम ऐसी विधि है, इस विधि की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि जो वस्तु या जो चट्टान, जो शेले हैं, उनकी जो संरचना, जो आकार है, वो संरचना और आकार से हम क्या कर सकते हैं, उसके काल को ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु का आकार, यानी कि जो वस्तु का आकार है या जो संरचना है, वो किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं? फ्लोरीन विधि के द्वारा। यानी कि जो वस्तु है या कोई चट्टान है, तो उसकी वस्तु के आकार और संरचना आदि को हम कौन सी विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? फ्लोरीन विधि के द्वारा। फिर अब अपन लेते हैं दूसरी विधि, निरपेक्ष विधि। हमने इतने टाइम हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इतिहास के निर्धारण की कुछ विधियां थी, दो विधियां थी, सापेक्ष विधि और निरपेक्ष विधि। इनमें से हमने सापेक्ष विधि पढ़ी और सापेक्ष विधि के हमने कुछ प्रकार पढ़े। अब पढ़ेंगे हम निरपेक्ष विधि। पहला है रेडियो एक्टिव खनिजों द्वारा काल निर्धारण। यानी कि जो विद्वान था या जो वैज्ञानिक था बेकरेल ने देखा कि कुछ अपने पृथ्वी के धरातल पर कुछ ऐसी धातुएं हैं जो अदृश्य रूप में, जो क्या होती है? अदृश्य होती है। कुछ वस्तुएं या जो धातुएं होती है वो क्या होती है? अदृश्य होती है, और उसमें क्या हो जाती है? उत्सर्जन होता है, उनमें अदृश्य उत्सर्जन होता है। उनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो ये अदृश्य किरणें जब उन्होंने बेकरेल ने देखा, तो उन्होंने पता लगाया कि पृथ्वी पर के धरातल पर कुछ ऐसी धातुएं हैं जो अदृश्य हैं, और वो क्या करती है? अदृश्य ऊर्जा उत्पन्न करती है। और कुछ समय बाद में कुछ रेडियो एक्टिव तत्व खोज निकाले गए, उनका निर्धारण किया गया उन तत्वों का, और जितना उनका जो काल होता है, समय होता है, उस समय का, यानी कि जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उन समय का जो काल होता है उसको क्या होता है? अर्ध होता है। क्या होता है? अर्ध। तो इस अर्धकालीन जीवन से हम क्या कर सकते हैं? उसका किसी भी चट्टान या सेल के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर है कार्बन डेटिंग विधि या कार्बन C14 विधि के द्वारा। यह एक वैज्ञानिक विधि है। इस वैज्ञानिक विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? यानी कि जैसे पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधों के ऊपर क्या होती है? डेंटिंग होती है। डेंटिंग मतलब गांठें होती हैं। हम जैसे पौधे के देखते हैं गांठें हैं, तो उस गांठों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि पौधों में क्या हो जाता है? कार्बन C12 और 14 ये दोनों पाए जाते हैं। यानी कि जब पौधा या जीव जब मृत हो जाता है, तो उसमें C12 की, कार्बन 12 की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। वो धीरे धीरे आधा हो जाता है, जिसको लगभग 4 अरब वर्ष 4 अरब वर्ष लगते हैं। तो यानी कि आधा होने में क्या लगता है? 4 अरब वर्ष लगता है। तो इसकी मात्रा जैसे जैसे कम होती जाएगी, तो हम इसका पता लगा सकते हैं कि इसकी उम्र कितनी रही है या ये किस काल का है। ठीक है। फिर है पोटेशियम आर्गन विधि। देखिए, जो पदार्थ या वस्तु या जो चट्टान या जीव है या पेड़ पौधे हैं, अब उसका जो वस्तु है वो कितनी पुरानी है। जैसे मान लो कोई वस्तु 50,000 वर्ष से पुरानी अधिक है, तो उस 50,000 वर्ष से पुरानी वस्तु का आयुकाल, उसका समय अगर हम ज्ञात करते हैं, तो उस प्रकार के से निर्मित चट्टानों को का समय काल ज्ञात करने के लिए हम किस प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं? पोटेशियम आर्गन विधि का प्रयोग करते हैं। फिर है रूबिडियम स्ट्रांशियम विधि। चौथी विधि कौन सी है? रूबिडियम स्ट्रांशियम विधि, जो क्या होती है? प्राचीन, यानी कि सबसे जो
प्राचीन जो वस्तुएं होती है या सबसे प्रागैतिहासिक कालीन जो वस्तुएं होती है, उन प्रागैतिहासिक कालीन वस्तुओं की का टाइमिंग पीरियड ज्ञात करने के लिए किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है? रूबिडियम ट्रांसिम विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर है लेड विधि, ये निरपेक्ष विधि की अंतिम विधि है। देखिए लेड विधि में क्या पाया जाता है? पीबी। क्या पाया जाता है? पीबी पाया जाता है। तो इसका जो आइसोटाइप होता है, आइसोटाइप देखिए जो पीबी लेड होता है वो यूरेनियम की सहायता से क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, उसका आइसोटाइप बन जाता है और यूरेनियम की सहायता से ये क्या बदल जाता है? यूरेनियम में बदल जाता है और यूरेनियम में बदल जाने के कारण इसके जो यूरेनियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? उसके जो जीवन काल है, ये चट्टान कब बनी, जीव जंतु का ये शरीर कब का है, तो ये सारी चीजों की जानकारी हम कौन सी विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? लेड विधि के द्वारा। फिर अब आगे पढ़ेंगे इतिहास का महत्व। देखिए अब हमारे जीवन में या जो छात्र है या जो बालक है या पढ़ने वाला कोई भी मानव है, तो उसके जीवन में इतिहास का क्या महत्व है? देखिए जीवन में सहायक, देखिए जीवन में सहायक हमारा जो सामान्य जीवन है, ये जीवन में किस प्रकार से सहायक है? देखिए हम इतिहास को पढ़ते हैं क्योंकि इंसान की जो मूलभूत क्या है, मूलभूत आवश्यकता क्या है? जीवन निर्वाह। क्या है? जीवन निर्वाह है। मूलभूत क्या है? जीवन निर्वाह। ठीक है, तो हम अपने प्राचीन इतिहास को या अपने जो पूर्वजों का जो इतिहास है, उस पूर्वजों के इतिहास को पढ़कर जिस प्रकार से जिस रास्ते पर वो चले हैं, ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करते हैं? उसी प्रकार का हम भी कार्य करते हैं। तो एक प्रकार से हमारे जीवन जीने के लिए क्या है? एक साध्य है। ठीक है, फिर दूसरा है व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता। व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता, देखिए व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है? हम अपने प्राचीन इतिहास को जानकर क्या करते हैं? जैसे मान लो कहीं पर नौकरी प्राप्त करने जाते हैं या देश विदेशों में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पहले हमारे मानव कैसे थे, आज हम कैसे हैं, तो इस प्रकार से हमारा जो जीवन जीने का जो तरीका है, उस तरीके में हम क्या करते हैं? धीरे धीरे बदलाव करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? व्यवहारिक जीवन में भी क्या होता है? उपयोगी होता है। फिर तीसरा है ज्ञानवर्धि का साधन। क्या है? ज्ञानवर्धि का साधन। हमारा प्राचीन जो इतिहास था, हमारे रहन सहन, हमारी संस्कृति, ठीक है, और हमारी भाषा और खान पान, तो इन सब तौर तरीकों को हम क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। किसकी सहायता से? इतिहास की सहायता से। हमारे ज्ञान में वृद्धि लाता है। देश विदेशों में होने वाली घटनाएं हैं या हमारे देश में, अपने देश में होने वाली घटनाएं हैं, उन सभी के बारे में, उन घटनाओं के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? इतिहास की सहायता से मिलती है। आज हम इतिहास पढ़ते हैं, मुगल वंश पढ़ते हैं या सल्तनत काल पढ़ते हैं या हम वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, तो ये सभी चीजें कहां से पढ़ते हैं? हम इतिहास से पढ़ते हैं। तो इससे हमारे ज्ञान में क्या होती है? वृद्धि होती है। हमारे प्राचीन संस्कृति, कला, रहन सहन, स्थापत्य कला आदि के बारे में जानकारी हमें किनसे मिलती है? इतिहास से मिलती है। फिर है व्यापक दृष्टिकोण का विकास, यानी कि वृहत स्तर पर हमारी जो बुद्धि है, उस बुद्धि का क्या होता है? विकास होता है। किससे? इतिहास की सहायता से। ठीक है, फिर है मानसिकता का बोध। क्या होता है? मानसिकता का बोध। अगर मानव अपने जीवन में कोई भी कार्य करता है तो वह अपने इतिहास को जानकर, मानव अपने इतिहास को जानकर क्या करता है? वह अपनी बुद्धि का क्या करता है? विकास करता है। या कोई एग्जाम देता है या नौकरी के लिए एक एग्जाम की तैयारी करता है, तो वहां पर हमें इतिहास पढ़ना पड़ता है। तो हमें अपने राष्ट्र का क्या होता है? बोध होता है कि हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो
पूर्वजों का जो जीवन था वो कैसा था, तो इससे हमारी जो मानसिकता है उसका क्या होता है, विकास होता है। किसकी सहायता से, इतिहास की सहायता से। फिर है राष्ट्रीय भावना का जागृत होना। देखिए हम थोड़ा सा देखते हैं 1857 की क्रांति है, या विश्व में देखते हैं रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, या अमेरिकी क्रांति, जर्मनी का एकीकरण। तो हम इतिहास की जब विषय पढ़ते हैं या किताबें पढ़ते हैं तो हमें उन राष्ट्रों के बारे में या अपने देश के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। जैसे इतिहास में हमारे 1857 की क्रांति हुई, तो उस क्रांति के बारे में जानकारी कब मिलेगी, जब हम इतिहास विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो राष्ट्रीय जो क्रांतियां हुई है, वो राष्ट्रीय क्रांतियों की जानकारी हमें किससे मिलेगी, इतिहास विषय। तो इस प्रकार से कि जो हम इतिहास को पढ़ेंगे, देश विदेश के बारे में जानेंगे, या जो विश्व में जो कई प्रकार की जो राष्ट्रीय क्रांतियां हुई है, उन राष्ट्रीय क्रांतियों को जब हम इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे तो हमारे भी क्या होंगे, विचारों में क्या होगी, जागृति होगी। तो इस प्रकार से हमारे देश प्रेम की क्या होगी, देश प्रेम के लिए राष्ट्रीय भावना का जो विचार है वो होंगे, क्या होंगे, उत्पन्न होंगे, राष्ट्रीय भावना। फिर है वर्तमान को समझने में सहायक। देखिए जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें किन चीजों को समझने में सहायता मिलती है, वर्तमान स्थिति को। यानी कि जो पहले जो संस्कृति थी, प्राचीन संस्कृति थी, उस संस्कृति का जो रहन सहन, जो भाव था, जो भाषा थी, जो धर्म था, जो कला थी, स्थापत्य थी, उसको समझने में क्या मिलती है, हमें सहायता मिलती है। किससे, कौन से विषय को पढ़ने से, इतिहास विषय को पढ़ने से हमें क्या मिलती है, हमें सहायता मिलती है। आज का हमारा यह टॉपिक यहीं तक था। अगला टॉपिक हम फिर अगले क्लास में लेकर आएंगे, और आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और इस टॉपिक के लिए आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे, फॉलो करेंगे, और आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।